गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। हमने नर्स्ट इक्वेशन कल कर ली थी, तो नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ ली थी कि क्या होती है। आज उसके हिसाब से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन के लिए एक सेल रिप्रेजेंट कर रखी है जो नॉर्मल आपकी डिनाइल सेल है। जैसे जिंक है, जिंक रोड जो है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है, कॉपर रोड जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप्ड है, दैट इज़ कनेक्टेड विद द वोल्ट मीटर और वायर्स एंड देर इज़ अ सॉल्ट ब्रिज। तो हमारी सेल जो है कंप्लीट हो गई है। इसकी रिएक्शन अगर लिखना चाहें तो क्या हो रहा है आपको पता है। लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इस साइड क्या होता है? रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है? कैथोड। और ये हमारी क्या है? एनोड, जिंक रोड एनोड। ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखेंगे। अब एनोड पे क्या होगा? जिंक जो है यहाँ पर वापस इसके आयंस जाना शुरू हो जाएंगे। तो रिएक्शन अगर लिखना चाहूँ तो जिंक जो है वो क्या बन रही है? जिंक 2+, और जो कॉपर आयन है वो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब जिंक जो है वह यहाँ आना शुरू हो जाएगी, ये है जो यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो कॉपर +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके और क्या बना देगा? कॉपर बना देगा। ये हमने उसके लिए सेल रिएक्शन लिख दिया। आप पूरा भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट जिंक सल्फेट। ठीक है ना। उसके बाद हम आते हैं ये कि जो ये आपको पता चला, इससे आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप उसको सेल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहो, अभी तो मैं नॉर्मल आपको जो बेसिक है वही दिखा रही हूँ, इक्विलिब्रियम वाला समझाएंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड ये है, जो हो रहा है वो लिख दो। क्या हो रहा है? जिंक। ठीक है ना। कौन सी फॉर्म में है? सॉलिड है। और क्या है उसके साथ में? जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है। अब क्योंकि ये क्या सॉल्यूशन है? एक्वस, हमने एक्वस लिख दिया। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लिख सकते हैं अगर प्रोवाइडेड होती है तो, जैसे आपने नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल में देखा होगा, सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज। एंड उस साइड क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है? कॉपर। तो कॉपर सल्फेट ये क्या है? एक्वस। और ये क्या बना रहा है? कॉपर सॉलिड। इतनी बात समझ में आ गई। ये हमने इस सेल के लिए सेल रिएक्शन और सेल रिप्रेजेंटेशन का मेथड समझा है। अभी बात करते हैं कि हो क्या रहा है। हो क्या रहा है बेटा? धीरे धीरे जैसे आप कंसंट्रेशन जो है कॉपर सल्फेट की, क्योंकि ये कॉपर बनता जा रहा है, कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम। जबकि जिंक जो है यहाँ पर डिजोल्व होकर जिंक आयन आ रहे हैं, तो जिंक सल्फेट जो होता है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो हमारी क्या समझ में आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक सल्फेट है वो बढ़ता जा रहा है और इस साइड कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन जो है वो घटती जा रही है। अब इसी हिसाब से, क्योंकि देखो हम लिख लेते हैं इसको, पहले समझ लेते हैं क्या हो रहा है बेटा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वो क्या कर रही है? जैसे जैसे टाइम पास आएगा डिक्रीज होती जाएगी। जबकि जिंक सल्फेट जो है उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर जिंक आयन आते जा रहे हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसका मतलब इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है? किसी चीज़ के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब तुम बताओ इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे और इस वाले के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई इसके अंदर तो बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। इस वाले के लिए क्या हो गया? कॉपर सल्फेट वाले का जो इस साइड सेल है, हाफ सेल, इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या आएगा? जैसे जैसे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होते रहेंगे, एक स्टेज ऐसी आएगी जब इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। एक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो वो जो होती है वो होती है इक्विलिब्रियम स्टेट। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज हो रही है दोनों साइड, इस साइड जो हो रही है इंक्रीज, इस साइड हो रही है डिक्रीज, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दोनों के, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज ड्यूरिंग टाइम। ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहे हैं? वो चेंज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली
एक स्टेज ऐसी आएगी व्हेन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of both electrodes becomes equal। अब जब कोई उनके बीच में डिफरेंस ही नहीं रहा, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब जब उनके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के क्या हो गए, बराबर हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, तो दोनों ही बराबर हो गए, तो कोई डिफरेंस ही नहीं बचा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट दिस टाइम करंट जो होगा, करंट स्टॉप्स फ्लोइंग इन द सर्किट। सर्किट में जो करंट है वो फ्लो करना बंद कर देगा। तो इसकी वजह से जो ईएमएफ आएगा सेल का, वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्योंकि ईएमएफ एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको ध्यान हो, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एक का और दूसरे के। तो एक में ऑक्सीडेशन होता है, एक में रिडक्शन। तो रिडक्शन वाले के में से हम क्या घटा देते हैं, ऑक्सीडेशन वाला हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटा देते हैं। जब दोनों ही बराबर हो गए हैं तो इसका मतलब कुछ डिफरेंस बचा ही नहीं, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, ज़ीरो आएगी, क्योंकि दोनों की क्या हो गई, बराबर। मान लो एक की 1 आई और दूसरे की 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है। तो ईएमएफ ऑफ सेल एट दिस टाइम वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये जो है इसका मतलब इस स्टेज पे ये क्या आ गया, ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। यहाँ पर जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो जो ये है ये यहाँ पर क्या बन चुका है, इक्विलिब्रियम हो गया है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के अंदर ईएमएफ ऑफ सेल जो होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। थ्योरी समझ में आ गई। अब हम नस्ट इक्वेशन पर आते हैं। तो उससे पहले हम ये कर लेते हैं कि क्या समझ में आ रहा है, हमारे जो जिंक था और जो कॉपर आयन था, अब ये सब क्या हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, तो सब एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में। निशान आ गया। निशान क्या होता है, जब एक साइड लेफ्ट साइड में भी जा रहा है, राइट साइड में भी जा रहा है, इस साइड का डायरेक्शन किस चीज़ के लिए होता है, रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, सिर्फ इक्विलिब्रियम के लिए साइन यूज़ होता है। अब बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम के दौरान अब क्या होगा। अगर आपको ध्यान हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता था, केसी सुना होगा कभी आपने। कंसंट्रेशन के लिए प्रेशर के हिसाब से भी लिखते थे, कंसंट्रेशन के हिसाब से भी लिखते थे। तो जब सी लिखते थे तो इसका मतलब कंसंट्रेशन के हिसाब से है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद इफेक्ट टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के हिसाब से हम क्या करते थे, अगर आपको याद हो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि इनका हमने क्या लेना है, कॉपर और जिंक, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड लिक्विड गैस के लिए हम क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लेंगे हम, जिंक आयन की कंसंट्रेशन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट। इतना समझ में आ गया। ये हमारा केसी हो गया, पहली चीज़ ये पता चल गई आपको। अब हम लिखते हैं हम नस्ट इक्वेशन। तो हमारी क्या इक्वेशन है, फ्रॉम नस्ट इक्वेशन वी गेट, नस्ट इक्वेशन क्या होती है, पहले मैं एक बार लिख देती हूँ नस्ट इक्वेशन पूरी। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अगर मैं रूम टेम्परेचर पे लेती तो 0.0591 लिख देती, नहीं तो मैं पूरा लिख देती हूँ RT बाय NF। और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम बेटा, जो इस रिएक्शन में आयनिक प्रोडक्ट बटे में रिएक्टेंट। तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बटे में कॉपर आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये होती है नस्ट इक्वेशन। अब बात कर रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ है। इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम पे ई सेल क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर जो जिंक ये वाली वैल्यू है, हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, ई सेल की वैल्यू पुट करेंगे, केसी की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये ज़ीरो बन गया, तो मैं ई सेल को यहीं रहने दूँ, इस माइनस को इधर ले जाऊँगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं यहीं पर रिप्लेस कर देती हूँ इसको, ई सेल। आप नेक्स्ट इक्वेशन लिख लेना, इसकी वैल्यू पुट करके नेक्स्ट लिख लेना। यहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या आ गया हमारे, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ गई वैल्यू, केसी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी ई सेल स्टैंडर्ड वाली ये इधर है, इसको सारे को इधर भेज दो, क्योंकि क्या आ गया हमारा 2.303 RT बाई NF log KC। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, केसी की वैल्यू
आराम से निकाल सकते हो। आर आपको पता है 8.314 यूज़ करना है। टेम्परेचर आपको प्रोवाइड होगा। फेरेडे आपको पता है 96,500 कूलम होता है। एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितने का गेन और लॉस हुआ है वो बता रहा है। ई नॉट सेल आप बता सकते हो, स्टैंडर्ड है ये तो, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड निकालना आता है आपको, तो आप केसी की वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो गिब्स फ्री एनर्जी का ईएमएफ के साथ रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे अब इस रिलेशनशिप पे आएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी और ईएमएफ के बीच में क्या रिश्ता है। सबसे पहले तो ये समझो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, वो क्या करती है। केमिकल सेल क्या करती है, हमें केमिकल एनर्जी से क्या बनवाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब वो जो केमिकल के अंदर एनर्जी थी उसको हम क्या मान लेते हैं कि उस सिस्टम की वो क्या थी, फ्री एनर्जी। इसका मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। कोई सिस्टम जो होगा जिसके अंदर केमिकल की एनर्जी है वो डिक्रीज होगी फ्री एनर्जी, तो वो क्या कर रही है, वो उतना ही काम कर रही है। इसका मतलब डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालते हैं हम। इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसी भी, ये डब्लू मान लो इसको। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकालते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब क्यू, और इनटू में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो हमारा क्या है, ईएमएफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको ध्यान हो हमारे अंदर तो हम जो चार्ज है वो फेरेडे वाला है। कितने नंबर ऑफ फेरेडे होंगे भाई, सीधी सी बात है ना। मान लो किसी को 1 मोल इलेक्ट्रॉन का दिया गया था चार्ज, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इसका मतलब 1 फेरेडे। ठीक है, तो फेरेडे इनटू में वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितने का लेन देन किया वो, तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कर सकते हैं, एन फेरेडे कर सकते हैं। देखो जैसे एल्युमिनियम होगा तो 3 फेरेडे आ जाएगा, मैग्नीशियम होगा तो 2 फेरेडे आ जाएगा, कॉपर होगा तो 2 फेरेडे आ जाएगा, सोडियम होगा तो 1 फेरेडे आ जाएगा। इसका मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन किया, उसके ऊपर कितना चार्ज था, तो वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ गई, चार्ज आ गया। और ईएमएफ आपको पता ही है, ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ ई सेल। ठीक है, ई सेल आप निकाल ही सकते हो नस्ट इक्वेशन से। इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ गया। अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर था, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी तो हो गया चेंज, और क्योंकि वो कम है तो हम लगा रहे हैं क्योंकि माइनस, क्योंकि जब भी फ्री एनर्जी में चेंज होता है वो नेगेटिव आना चाहिए हमारा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो काम है, क्यों, क्योंकि डेल्टा जी हम साइन नेगेटिव क्यों ले रहे हैं बेटा। अगर आपको ध्यान हो वर्क डन हम करते थे तो नेगेटिव साइन कब लगाते थे, जब वर्क डन बाय द सिस्टम था टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, और अगर पॉजिटिव कर देते थे तो उसका मतलब क्या होता था, वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। तो ये काम किसने किया, ये तो सिस्टम ने किया है, सराउंडिंग्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम होता है तो साइन क्या आता है, नेगेटिव। इसलिए हम डिक्रीज इन फ्री एनर्जी का क्या ले रहे हैं, साइन माइनस डेल्टा जी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की, वो क्या है, एन एफ ई सेल। पहला रिलेशनशिप समझ में आ गया। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। उसके बाद आते हैं हम दूसरे। तो हम यहाँ पर जो सारी वैल्यूज़ हैं वो स्टैंडर्ड में अगर लें, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड पोटेंशियल लेते हैं, तो हम इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा, माइनस रहेगा ही आगे बेटा, और माइनस सॉरी एन एफ ई था ना, तो एन एफ ई की जगह पे ई नॉट आ जाएगा, क्योंकि हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, हम स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहे हैं। ये किसके लिए है, जब स्टैंडर्ड वैल्यू प्रोवाइड की गई हो। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस टेम्परेचर पे जो वो पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, ये मैं कैलकुलेट करते हैं तब। अब बात करते हैं अगर इक्विलिब्रियम हो, एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम के लिए आप बताओ क्या वैल्यू आई थी अभी ई नॉट सेल की, अभी आपने पढ़ा है क्या आई थी, 2.303 RT बाय NF log KC, यही वैल्यू आई थी। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे भाई, इक्विलिब्रियम के लिए भी तो यही है ना, तो पुट, ये मान लो 2 लिख दिया हमने, पुट वैल्यू ऑफ
ई नॉट सेल इन इक्वेशन 2, हमने 2 ये बनाया था, ठीक है। तो पुट की हमने, तो क्या आई हमारे पास, माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस, देखो ये लिख लेते हैं पहले, एन एफ, और उसके बाद ई नॉट सेल की वैल्यू है हमने 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग के सी। अगर आप देख पा रहे हैं एन एफ से एन एफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे आर टी डेल्टा जी का क्या रिलेशनशिप आया, डेल्टा जी अगर मैं माइनस इधर भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, ये माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, ठीक है। इसके अंदर डेल्टा जी आपको पता है क्या है, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, और के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हैं, मैं लिख रही हूँ वेयर डेल्टा जी इज इक्वल टू, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लिखिए, नोट लगाया है तो ये हो गया स्टैंडर्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। उसके बाद हमने लिखा एन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। उसके बाद है एफ, एफ क्या था, फैराडेज कांस्टेंट। उसके बाद क्या है बेटा, ई नोट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। उसके बाद क्या आया था हमारा एक के सी, के सी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं क्या क्या हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। एक आर भी आया था, आर क्या था हमारा बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी लेनी है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, यही लेनी है इनके न्यूमेरिकल करते हुए। तो हम इनसे न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं और सिंपल ये कई बार डेरिवेशन भी आ जाता है। तो एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो बेटा हमने स्टेटमेंट लिख लिया है कि कैलकुलेट के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ये प्रोवाइडेड है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले देखो के सी निकालना है, और आपको ये चीज़ों से आप क्या निकाल सकते हो, ई सेल। इसका मतलब आपको एक तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन यूज़ करनी है। तो उसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं हम, इक्वेशन 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको क्या करेंगे कि सेल जो होती है, हम ई नोट सेल निकाल सकते हैं, ईएमएफ जो निकाल सकते हैं वो क्या होता है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन है बेटा, ये देखो, अब आप राइट हैंड साइड में कॉपर से क्या जा रहा है, कॉपर 2+, इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन। Ag+ से Ag, इसका मतलब ये क्या है, रिडक्शन। तो ये है रिडक्शन राइट हैंड साइड, ये है ऑक्सीडेशन। तो पहले कौन आएगा, रिडक्शन। आर की वैल्यू सिल्वर की लिखेंगे हम, सिल्वर की। अब ये देखो क्या है, ये रिडक्शन है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये +1 से 0 में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन ही दे रखा है। तो हमने कुछ नहीं करना, 0.8 माइनस आपने लिखना है कॉपर की वैल्यू। कॉपर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.34। तो जब आपने इसको माइनस किया तो ये आपका आ गया 0.46 वोल्ट। इतना समझ में आ गया। अब आपने क्या निकालना है, केसी। केसी कैसे निकालोगे, आपको ई नोट सेल तो पता है क्या होता है। ई नोट सेल अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो मैंने आपको बता रखा, आपने रूम टेम्परेचर लेना है। तो इसका मतलब 2.303 RT/NF log Kc। अब यहाँ पर ये वैल्यू अगर नहीं, ये टेम्परेचर की वैल्यू 298 हम लिखते हैं, तो इसके लिए हम पूरा क्या करते हैं, 0.591 लिख सकते हैं। तो ये हम लिख दिया 0.0591 N log Kc। अब वैल्यू पुट करो, 0.0591 N कितने हुए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, ठीक है, और ये आ जाएगा log Kc। ये ई सेल की वैल्यू, ई नोट सेल अभी निकाला है आपने, कितना आया, 0.46, ठीक है। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, log Kc। ये वाली चीज़ें भेज दो इधर, 0.46 इंटू में क्या चला जाएगा, 2, डिवाइड में क्या चला जाएगा, 0.0591। ये आपका आ गया 15.5668, ठीक है। अब ये वाला हम क्या करेंगे बेटा, अब ये लोग हैं, हमें इसका क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालने के लिए, एंटी लोग
एंटी लॉग करना पड़ेगा हमें इस नंबर का, ये हो गया। और जब आप एंटी लॉग करोगे तो आपकी ये वैल्यूज़ कितनी आ जाएंगी, आपको देखना है ये बेटा 15 का 5 6 में देखना है, और ये 2 है तो एक हमारा इंक्रीज हो जाता है। आपको एंटी लॉग तो देखना आता ही होगा, तो आप ये निकाल सकते हो। 15 तो इसकी पावर चली गई ना, आपका 56 को 6 8 में देखना है एंटी लॉग के। 1 मिनट, हाँ अब आप देख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया है बेटा, केसी का एंटी लॉग लिया इसका। तो एंटी लॉग में क्या होता है बेटा, आपके दशमलव के पीछे जो डिजिट है ना 4, तो इसको 56 को 6 में देखोगे और 8 में जो आएगा उसी लाइन में उनको जोड़ दोगे, जो आएगा उसको हम लिखेंगे 1 पॉइंट लगा के, जो भी वैल्यू आएगी। 15 जो हो जाएगी वो पावर चली जाएगी, जो आगे जितना होता है वो पावर चली जाती है। 10 की पावर 15 इसकी पावर चली गई, तो ये आ गया हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 15। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, कोई इसकी यूनिट नहीं होती है, तो ये हमारा कंप्लीट एक न्यूमेरिकल हो गया इक्विलिब्रियम पे। अब आते हैं हम डेल्टा जी वाले न्यूमेरिकल पर। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, क्या लिखा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। आपको ई सेल निकालना है, नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस। एलुमिना जो है उसको 500 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस किया गया है, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू प्रोवाइड है। तो आपको जितना दे रखा है ना बेटा, उतना रिस्पेक्ट से आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे 2/3 ऑफ Al2O3 दिया हुआ है। तो अब हम इस इक्वेशन को समझेंगे कि कैसे करना है इस सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, मान लो ये इक्वेशन है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो क्या आता है, Al2O3 है, वो हमें कितने एल्युमिनियम देता है, 2 एल्युमिनियम देता है। और देखो कितनी ऑक्सीजन बनती है, O2 बनेगी, O2 बनेगी, लेकिन कितनी बनेगी, ये तो 3 ही है ना। तो इस O2 को हम क्या कर देंगे कि ये 3/2 है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर ये नहीं आई ना तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। आप ये समझो कि O2 का मतलब क्या होता है, O2 का मतलब होता है एक के अंदर 2 एटम है। हमारे पास कितने एटम है, 3। तो हमने उसको क्या कर दिया, पहले आप ट्रिपल कर दो और फिर उसका हाफ कर देंगे। तो हमने ट्रिपल किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने एटम हो गए, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, कितने हो गए, 3। हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो 3/2 समझ में आ गया कैसे आया। अब इसके लिए आप मेरे को बताओ, आपको कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, या आप नंबर ऑफ n बताओ कितने इन्वॉल्व है इसके दौरान। इसके दौरान कितने हैं, एक एल्युमिनियम जो होता है 3 देता है इलेक्ट्रॉन। तो 2 एल्युमिनियम है तो कितने करेंगे, ये 3 × 2 कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन का। ये बात समझ में आ गई। इस इक्वेशन के लिए n = 6 है, और हमें इक्वेशन क्या प्रोवाइड की गई है, इसका 2/3 करना है। इसका मतलब जो ये इक्वेशन है, तो इसके लिए हम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे 6, तो इसके लिए था, इसका क्या कर दिया हमने 2/3, तो इसको 2/3 से कर दो, कितने आ गए हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है। बस यही ट्रिक है इसमें, और कुछ ट्रिक ही नहीं है, बस इतना समझ लो। उसके बाद क्या आ गया बेटा, उसके बाद हमने क्या किया है कि हम डेल्टा जी, हमें पता है क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है हमारा -NFE सेल, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ई सेल। तो ई सेल = डेल्टा जी माइनस आगे चला जाएगा NF। डेल्टा जी देखो क्या है, डेल्टा जी क्या है, 960 किलो जूल है बेटा। तो किलो जूल है तो हम इसको क्या करेंगे, 1000 लगा देंगे, जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद n की वैल्यू हमारी कितनी है, 4। फेरेडे आपको पता है कितना होता है, 96,500 कूलम। इतना समझ में आ गया। तो आपका ई सेल क्या निकल के आएगा, ई सेल देखो माइनस भूल गए हम, ये माइनस लगा दो, माइनस, और उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम लिख देंगे। और ये हमारी वैल्यू आई सॉल्व करके 2.487 वोल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं किया। सबसे पहले बस आपको मेन इस क्वेश्चन में था ट्रिक की 2/3 दिया हुआ था। अगर सिंपल ये इक्वेशन देते हम 6 इलेक्ट्रॉन से कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या था, 2/3 था। तो पहले हमने इस इक्वेशन के लिए निकाला, फिर 2/3 से उसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाले, बस। उसके वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, ये 4 है, ये फेरेडे है, ये वैल्यू प्रोवाइडेड की गई है, बस आपने ई सेल निकालना था, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज आपने सारा होमवर्क भेजना है और कल आपका इस यूनिट का टेस्ट होगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। थैंक यू क्लास।